चलिए एक बहुत दिलचस्प सवाल से आज का डीप डाइव शुरू करते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों को विरासत में एक ही सेना मिली, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। लेकिन आज लगभग 80 साल बाद भारत एक स्थिर लोकतंत्र है, जबकि और सिर्फ पाकिस्तानी क्यों, हमारे दूसरे पड़ोसी जैसे बांग्लादेश और म्यांमार, वहां भी बार बार सैन्य तख्तापलट हुए हैं। सही बात है। तो सवाल यही है, ऐसा क्यों? भारत में ऐसा क्यों नहीं हुआ? हमारे पास जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि ये कोई किस्मत की बात नहीं थी, बल्कि एक बहुत सोची समझी भव्य रणनीति का नतीजा थी। बिल्कुल एक तरह की आप कह सकते हैं 4 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली, जिसे भारत के संस्थापकों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए डिजाइन किया था। अच्छा, तो चलिए इन परतों को एक एक करके खोलते हैं। पहली परत क्या थी? पहली और शायद सबसे बड़ी, शक्ति को एक जगह पे केंद्रित ही ना होने देना। मतलब? देखिए, आजादी के तुरंत बाद जो सबसे पहला कदम उठाया गया वो था कमांडर इन चीफ के पद को खत्म करना। हाँ, ये वो पद था जिसमें सारी सैन्य शक्ति एक व्यक्ति के पास होती थी। बिल्कुल। तो उसकी जगह थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए 3 अलग-अलग प्रमुख बना दिए गए। तीनों बराबर और तीनों सीधे रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करते थे। तो शक्ति अपने आप बढ़ गई। लेकिन सिर्फ नेतृत्व को बांटना ही काफी था, क्योंकि असली कंट्रोल तो रक्षा मंत्रालय से होता है। और यहीं पर दूसरा ताला लगाया गया। रक्षा मंत्रालय में सैन्य अधिकारियों के ऊपर नागरिक नौकरशाहों को बिठा दिया गया, मतलब आईएएस अधिकारियों को। अच्छा, तो सेना का कोई भी प्रस्ताव, चाहे वो नए हथियार खरीदने का हो या कोई बड़ा प्रमोशन हो, उसे पहले इन बाबुओं की फाइल से होकर गुजरना पड़ेगा। हाँ, इसे एक स्पीड ब्रेकर की तरह डिजाइन किया गया था। विचार ये था कि कोई भी महत्वाकांक्षी जनरल अपनी मर्जी से तेजी से कोई बड़ा कदम उठा ही नहीं सकता। ये तो दिलचस्प है, पर क्या इसका कोई नकारात्मक पहलू भी है? कई लोग कहते हैं कि इससे जरूरी रक्षा सौदों में बहुत देरी होती है। यह आलोचना बिल्कुल जायज है और इस पर हमेशा बहस भी होती है। लेकिन तब संस्थापकों के लिए प्राथमिकता एकदम साफ थी। लोकतंत्र की सुरक्षा। लोकतंत्र की सुरक्षा सैन्य दक्षता से ज्यादा जरूरी थी। उन्होंने थोड़ी धीमी प्रक्रिया को एक शक्तिशाली जनरल के खतरे से बेहतर समझा। ठीक है, तो नेतृत्व को बांट दिया और उस पर नौकरशाही का नियंत्रण भी लगा दिया। लेकिन जमीनी स्तर पर सैनिकों का क्या? यह तीसरी और शायद सबसे चतुर परत है। भारत ने अंग्रेजों की वो जो मार्शल रेस वाली नीति थी, हाँ, लड़ाकू जातियों वाली, उसको जानबूझकर खत्म कर दिया। इस नीति में क्या था कि कुछ खास जातियों और क्षेत्रों से ही ज्यादातर भर्ती होती थी, जैसे सिख, गोरखा, जाट। हाँ, आजाद भारत ने इसे पलट दिया। भर्ती को बहुत विविधतापूर्ण बना दिया गया। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पुरानी रेजिमेंट खत्म कर दी गई? नहीं, सिख रेजिमेंट या जाट रेजिमेंट आज भी हैं, लेकिन उनके साथ साथ ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स जैसी ऑल इंडिया ऑल क्लास रेजिमेंट बनाई गई, जिसमें हर क्षेत्र और धर्म के सैनिक एक साथ काम करते हैं। बिल्कुल, इसे जातीय संतुलन कहते हैं। अब सोचिए, कोई जनरल जो तख्ता पलट की सोच रहा हो, वो कभी पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकता कि अलग अलग पहचान वाले सैनिक आग बंद करके उसका गैर संवैधानिक आदेश मानेंगे। और एक और बात, सेना की जो बड़ी बड़ी कमानें हैं वो भी तो दिल्ली से बहुत दूर है। सही पकड़ा आपने। उधमपुर, कोलकाता, पुणे, दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर। राजधानी पर कब्जा करना एक लॉजिस्टिक दुष्स्वप्न है। इसकी तुलना अगर हम पाकिस्तान से करें तो? पाकिस्तान में ठीक इसका उल्टा है। सेना का मुख्यालय GHQ रावलपिंडी में है, जो राजधानी इस्लामाबाद के बिल्कुल बगल में है, बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर। वहां की एक ब्रिगेड प्रधानमंत्री आवास को आधे घंटे में घेर सकती है। तो ये 3 परतें हो गई, बटा हुआ नेतृत्व, नौकरशाही नियंत्रण और सेना के अंदर विविधता। क्या कोई चौथी परत भी थी, एक आखिरी सुरक्षा कवच? हाँ, और वो है एक प्रभावी प्रतिसंतुलन, एक काउंटरवेट, अर्धसैनिक बल। बिल्कुल। भारत ने गृह मंत्रालय के तहत CRPF, BSF, ITBP जैसे विशाल अर्धसैनिक बलों को खड़ा किया। आज इनकी संख्या 10 लाख से ज्यादा है। और ये सेना के नियंत्रण में नहीं है? नहीं, ये सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं और जरूरत पड़ने पर सेना की किसी भी गैर संवैधानिक कार्रवाई का मुकाबला कर सकते हैं। और यहीं पर पाकिस्तान से वो जो बड़ा अंतर है वो एकदम साफ हो जाता है ना? बिल्कुल। जब हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं तो फर्क और गहरा हो जाता है। पाकिस्तान की न्यायपालिका ने आवश्यकता के सिद्धांत का हवाला देकर तख्ता पलट को कानूनी मान्यता तक दे दी। और उनकी अर्थव्यवस्था में भी सेना का दखल है। दखल? अरे वहां तो सेना मिलिट्री इंक नाम का एक विशाल कॉर्पोरेट साम्राज्य चलाती है। सीमेंट, बैंक, रियल एस्टेट, सब कुछ। अच्छा, तो वो आर्थिक रूप से भी आजाद है? लगभग आजाद।
भारत में सेना पूरी तरह से संसद द्वारा पास किए गए बजट पर निर्भर है। पैसे के लिए उसे सरकार के सामने ही आना पड़ता है। तो संक्षेप में भारत की स्थिरता इन 4 स्तंभों पर टिकी है। शक्ति का विखंडन, कठोर नौकरशाही नियंत्रण, सेना के भीतर जानबूझकर डाली गई विविधता और एक मजबूत अर्धसैनिक बल का प्रतिसंतुलन। अंत में एक विचार। 2019 में भारत ने तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का एक शक्तिशाली पद बनाया। हाँ, ये सैन्य सलाह और कमान को एक ही जगह केंद्रित करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सैन्य कमान को अधिक कुशल बनाने की ये जरूरी कोशिश अनजाने में उस विखंडन प्रणाली के लिए एक नई चुनौती पेश कर सकती है जिसने 75 से अधिक वर्षों से हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित रखा है।